कैलाश, अब मान भी लो तुम्हारी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। गांव की चौपाल पर बैठे एक आदमी ने ये बात कही। कैलाश जी की आंखों में खून उतर आया। वो कुछ पल तक उस आदमी को देखते रहे, फिर भारी आवाज में बोले, अपनी जुबान संभाल कर बात करना। मेरी बेटी सुहानी ऐसी नहीं है। लेकिन उनकी आवाज में अब पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। पिछले कुछ महीने से वो यही बात हर किसी को समझाते समझाते थक चुके थे। उनकी 22 साल की बेटी सुहानी बिना कोई निशान छोड़े अचानक गायब हो गई। पूरे गांव में उसकी तलाश हुई, रिश्तेदारों के घर खोजा गया, यहाँ तक अस्पतालों में भी देखा गया, लेकिन सुहानी का कोई पता नहीं चला। समय बीतने के साथ लोगों की हमदर्दी खत्म हो गई। हमदर्दी की जगह अब तानों ने ले ली। हर गली, हर चौपाल और हर दरवाजे पर बस एक ही बात होती, लड़की जवान थी, किसी के साथ भाग गई होगी। कोई कहता आजकल की लड़कियों का क्या भरोसा, तो कोई कहता कैलाश ने अपनी बेटी को कुछ ज़्यादा ही आज़ादी दे दी थी। ये शब्द कैलाश जी के सीने को हर दिन चीर देते थे। लेकिन उनसे भी ज़्यादा टूटती थी उनकी पत्नी अनामिका, जो हर रात अपनी बेटी के कमरे में जाकर उसके तकिए को सीने से लगाकर घंटों रोती थी। सुहानी उनके घर की जान थी, पढ़ाई में तेज, माँ बाप की इज्जत करने वाली और हर छोटे बड़े का सम्मान करने वाली लड़की थी। उसने कभी अपने माता पिता से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। इसीलिए जब लोग उसके चरित्र पर उंगली उठाते तो कैलाश जी के भीतर जैसे सब कुछ मर जाता। जब कैलाश जी और अनामिका रिपोर्ट लिखवाने थाने गए थे तो वहाँ भी उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। एक पुलिस वाले ने हंसते हुए कहा, इतनी बड़ी लड़की थी, भागने की उम्र थी, किसी लड़के के साथ चली गई होगी, 2-4 महीने बाद खुद लौट आएगी। ये सुनकर अनामिका वहीं कुर्सी पर बैठकर रोने लगी। कैलाश जी हाथ जोड़कर कहते रहे, साहब, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, भगवान के लिए उसे ढूंढिए। लेकिन उनकी बात हवा में खो गई। उन्हें थाने से लौटा दिया गया। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। कैलाश जी अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके बाल समय से पहले सफ़ेद हो चुके थे, चेहरा मुरझा गया था और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। वो रोज सुबह उठते, भगवान के सामने दीपक जलाते और भगवान से बस एक ही प्रार्थना करते, हे भगवान, मेरी बेटी जहाँ भी हो, बस एक बार उसे मेरे सामने ला दो। अगर वो इस दुनिया में नहीं भी है तो कम से कम उसका सच तो बता दो। उधर अनामिका जी हर रात उसके कपड़ों को सीने से लगाकर रोती और कहती, एक बार आजा बेटा, चाहे जैसे भी आ, बस मुझे एक बार माँ कहकर बुला ले। पूरा घर अब घर नहीं, एक सुनसान खंडहर बन चुका था। इसी बीच एक दिन अनामिका की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें देखने के लिए कैलाश जी अकेले ट्रेन से लखनऊ जाने लगे। सफ़र के दौरान भी उनकी आंखें नम थी। उनके मोबाइल की स्क्रीन पर आज भी सुहानी की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी थी। वो हर कुछ मिनट बाद मोबाइल निकालते, तस्वीर को देखते और चुपचाप आंसू पोंछ लेते। तभी सामने बैठे लगभग 60 वर्षीय एक सज्जन की नज़र उस तस्वीर पर पड़ी। उन्होंने कुछ देर तक तस्वीर को गौर से देखा, फिर गंभीर स्वर में पूछा, भाई साहब, इस लड़की से आपका क्या रिश्ता है? ये सुनते ही कैलाश जी की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपती हुई आवाज में बोले, ये मेरी बेटी है, पिछले 6 महीने से लापता है। पूरी दुनिया कहती है कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई, लेकिन मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। उनकी बात सुनकर सामने बैठे व्यक्ति का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, मेरा नाम मनमोहन है और मैं एक डॉक्टर हूँ। अगले स्टेशन पर मेरे साथ उतर जाइए। मुझे आपको कुछ दिखाना है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर मनमोहन की बात सुनकर कैलाश जी के मन में
एक साथ 100 सवाल उठ खड़े हुए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक अनजान आदमी उन्हें क्या दिखाना चाहता है, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता देखकर उन्होंने बिना कुछ पूछे हामी भर दी। अगले स्टेशन पर दोनों ट्रेन से उतर गए। स्टेशन से बाहर निकलकर डॉक्टर मनमोहन अपनी कार में उन्हें बैठाकर शहर से दूर अपने घर की ओर ले जाने लगे। पूरे रास्ते कैलाश जी का दिल तेजी से धड़कता रहा। डॉक्टर मनमोहन की कार जैसे ही एक बड़े से घर के सामने रुकी, डॉक्टर बिना कुछ बोले उन्हें घर के अंदर ले गए। पूरे घर में दवाइयों की हल्की हल्की खुशबू फैली हुई थी। दीवारों पर मेडिकल डिग्रियां टंगी थी, जिससे साफ पता चलता था कि वो एक बहुत ही अनुभवी डॉक्टर हैं। लेकिन कैलाश जी का ध्यान कहीं और था। उनकी नज़रें बार बार डॉक्टर के चेहरे पर टिक जाती। डॉक्टर मनमोहन ने धीरे से एक कमरे का दरवाज़ा खोला और इशारे से अंदर जाने को कहा। जैसे ही कैलाश जी ने कमरे में कदम रखा, उनकी नज़र सामने बिस्तर पर लेटी एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी लाडली बेटी सुहानी थी। उसकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था। कभी गुलाब की तरह खिलने वाला चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। पूरे शरीर पर गहरे घावों के निशान थे। दोनों हाथों पर सुइयों के निशान, चेहरे पर खरोंचे अभी भी थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने उस मासूम बच्ची पर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हो। उसके लंबे और घने बाल अब बिखर चुके थे। आंखें बंद, शरीर बिल्कुल निश्चल था। केवल मशीनों की धीमी आवाज़ और उसकी चलती सांसें इस बात का सबूत थी कि वो अभी जिंदा है। अपनी बेटी की ये हालत देखकर कैलाश जी वहीं घुटनों के बल गिर पड़े। कांपते हाथों से उन्होंने उसकी उंगलियां पकड़ी और फूट फूट कर रोने लगे। उनके मुंह से बार बार बस एक ही शब्द निकल रहा था, सुहानी मेरी बच्ची, आंखें खोल बेटा, देख तेरा पापा आ गया है। डॉक्टर मनमोहन कुछ देर तक चुपचाप उन्हें रोने देते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कैलाश जी के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें पानी पिलाया। काफ़ी देर बाद जब कैलाश जी थोड़ा संभले तो उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी के साथ ये सब किसने किया और यहाँ कैसे पहुँची? डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, करीब 6 महीने पहले मैं अपने एक सहायक के साथ नदी किनारे से लौट रहा था। तभी हमारी नज़र नदी में बहती हुई इस लड़की पर पड़ी। पहले हमें लगा कि शायद ये कोई शव है, लेकिन जब पास जाकर देखा तो इसकी सांसें चल रही थी। हमने तुरंत इसे बाहर निकाला। उस समय इसकी हालत इतनी गंभीर थी कि एक पल की भी देरी होती तो शायद इसे बचाया नहीं जा सकता था। इसके शरीर पर जगह जगह चाकू के गहरे घाव थे। कई पुरानी और नई चोटों के निशान थे। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि इसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। जिस किसी ने भी इसके साथ ये दरिंदगी की थी, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। मैंने उसी समय पुलिस को सूचना दी, लेकिन इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। इसीलिए मामला कुछ दिनों बाद ठंडा पड़ गया। पुलिस ने अपनी औपचारिकता पूरी की और चली गई। मैं डॉक्टर होने के नाते इसे अपने घर ले आया, क्योंकि अस्पताल में इसे अकेला छोड़ना मेरे ज़मीर को मंजूर नहीं था। पिछले 6 महीनों से मैं और मेरी पूरी टीम इनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार लगा कि अब ये नहीं बचेंगी, लेकिन हर बार इसकी सांसें लौट आती थी। ऐसा लगता था जैसे ये किसी अपने का इंतजार कर रही हो, शायद अपने पिता का। ये सुनते ही कैलाश जी की रुलाई फूट पड़ी। उन्होंने अपनी बेटी का माथा चूम लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा मैं आ गया हूँ, अब तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिसने भी तेरे साथ ये किया है उसे भगवान भी कभी माफ़ नहीं करेगा। उस दिन के बाद कैलाश जी ने लखनऊ वापस जाने का विचार छोड़ दिया। उन्होंने तुरंत अनामिका को फ़ोन किया, लेकिन उन्हें सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, रास्ते में मेरा एक पुराना दोस्त मिल गया है, उसके पास मेरा बहुत ज़रूरी काम आ गया है, मुझे 1 सप्ताह और रुकना पड़ेगा,
तुम चिंता मत करना। फोन रखने के बाद उनकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। उन्हें पता था कि अगर अभी अनामिका को सच पता चला तो वो शायद ये सदमा सह ही न पाए। इसीलिए उन्होंने तय किया कि जब तक सुहानी को होश नहीं आ जाता वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। उस रात कैलाश जी अपनी बेटी के सिरहाने बैठ गए। उन्होंने उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया और पूरी रात उससे बातें करते रहे। वो उसे उसके बचपन की शरारतें याद दिलाते, स्कूल के पहले दिन की बातें बताते, उसकी पसंदीदा खीर का जिक्र करते और कहते, बेटा उठ जा, तेरी माँ तेरे बिना जीते जी मर गई है। वो आज भी तेरे कमरे में जाकर तुझे ढूंढती है। तेरे बिना हमारा घर घर नहीं रहा। बस एक बार आंखें खोल दे, फिर चाहे भगवान मेरी जान ले ले। दिन बीतते गए। हर सुबह कैलाश जी अपनी बेटी को भगवान का नाम सुनाते, उसके बाल संवारते, उसके हाथ सहलाते और उससे वैसे ही बातें करते जैसे वो सब सुन रही हो। डॉक्टर मनमोहन ने कई बार देखा कि जब भी कैलाश जी अपनी बेटी से बातें करते तो उसकी बंद आंखों के कोने से 2 बूंद आंसू चुपचाप निकल आते। कभी उसकी उंगलियां हल्की सी कांप जाती तो कभी उसकी सांसें तेज हो जाती। डॉक्टर को पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने कैलाश जी से कहा, लगता है आपकी आवाज़ उसके भीतर तक पहुंच रही है। हो सकता है इसका दिमाग आपकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। आप इसके पास से बिल्कुल मत हटिए। ये सुनकर कैलाश जी दिन रात अपनी बेटी के पास बैठे रहते। खुद ठीक से खाना तक नहीं खाते थे, लेकिन बेटी की दवा और देखभाल में एक पल की भी कमी नहीं आने देते। डॉक्टर मनमोहन भी ये देखकर भावुक हो जाते कि एक पिता अपनी बेटी के लिए किस हद तक टूट सकता है। 5वें दिन अचानक रात के समय सुहानी की उंगलियां जोर से कांपी, उसकी सांसें तेज हो गईं, मशीनों की आवाज़ें बदलने लगी। डॉक्टर और उनकी टीम तुरंत कमरे में पहुंची। तभी अचानक सुहानी के होंठ कांपे और बहुत धीमी टूटी हुई आवाज़ निकली, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। इतना कहते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो फिर से बेहोश हो गई। ये शब्द सुनते ही कैलाश जी की चीख निकल गई। उन्होंने अपनी बेटी का माथा पकड़ लिया और रोते हुए बोले, मैं आ गया हूँ बेटा, अब कोई तुझे हाथ भी नहीं लगाएगा। अब तेरा पापा तेरे साथ है। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो चुकी थी। डॉक्टर मनमोहन ने पहली बार महसूस किया कि शायद अब वो दिन दूर नहीं जब सुहानी अपनी आंखें खोलकर अपने साथ हुई दरिंदगी का सच दुनिया के सामने बताएगी। पूरा 1 महीना बीत चुका था। इस दौरान कैलाश जी ने अपनी बेटी का साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। उन्होंने न घर की चिंता की, न अपनी सेहत की। हर सुबह वो उसकी हथेली अपने हाथों में लेकर कहते, बेटा तेरी माँ आज भी तेरे कमरे की सफाई करती है, आज भी तेरी पसंद की खीर बनाकर रो पड़ती है। पूरा घर तेरे बिना सूना हो गया है। अगर तुझे अपने माँ बाप से जरा भी प्यार है तो आंखें खोल दे। डॉक्टर मनमोहन ने अपनी पूरी जिंदगी में कई मरीज देखे थे, लेकिन उन्होंने पहली बार किसी बेटी को अपने पिता की आवाज़ के सहारे मौत से लड़ते देखा था। उन्हें पूरा विश्वास हो चुका था कि अब सुहानी जल्दी होश में आ जाएगी। एक सुबह कैलाश जी हमेशा की तरह अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेर रहे थे कि तभी उन्हें उसकी उंगलियों में हल्की हरकत महसूस हुई। उन्होंने घबराकर डॉक्टर मनमोहन को आवाज़ दी। डॉक्टर दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे। अगले ही पल सुहानी की पलकों में कंपन हुआ। उसने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली। सामने अपने पिता को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके होंठ कांपे और बहुत धीमी आवाज में निकला, पापा। बस इतना सुनते ही कैलाश जी की रुलाई फूट पड़ी। उन्होंने तुरंत बेटी का माथा चूम लिया और उसे सीने से लगा लिया। वो बार बार कहते जा रहे थे, मैं आ गया हूँ बेटा, अब तुझे कुछ नहीं होगा, तेरा पापा तेरे साथ है। सुहानी अपने पिता के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हालत इतनी कमजोर थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में 6 महीने का दर्द एक साथ उमड़ आया था।
कुछ देर बाद उसने कांपती आवाज में कहा, पापा आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? मैं पुकारती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं आया। उन लोगों ने मुझे जीते जी मार दिया था पापा। ये सुनकर कैलाश जी का कलेजा फट गया। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे नहीं पता था कि तू किन हालात में है। अगर मुझे पता होता तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाता, लेकिन तुझे अकेला नहीं छोड़ता। डॉक्टर मनमोहन समझ चुके थे कि अब सच सामने आने का समय आ गया है। उन्होंने पुलिस और अदालत में सबूत के तौर पर रखने के लिए अपने मोबाइल का कैमरा चालू कर दिया। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बेटा जितना बता सकती हो उतना बताओ, किसी बात का डर मत रखना, अब तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं। सुहानी ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, उस दिन मैं कॉलेज से घर लौट रही थी। रास्ते में सरपंच के बेटे हरीश ने मुझे रोक लिया। उसने पहले भी कई बार मुझे परेशान किया था, लेकिन मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पापा किसी मुसीबत में पड़े। उस दिन उसने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा, मुझे अभी पढ़ाई करनी है और मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। उसने गुस्से में कहा, अगर तू मेरी नहीं होगी तो किसी की भी नहीं होगी। मैं डर गई और वहां से भागने लगी, लेकिन तभी उसके दो दोस्त पीछे से आए। उन्होंने मेरा मुंह दबा दिया। मैं बहुत छटपटाई, बहुत चीखी, लेकिन सुनसान रास्ते पर मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उन्होंने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद किसी ने मेरे मुंह पर एक कपड़ा रखा और मैं बेहोश हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। कैलाश जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सुहानी ने खुद को संभालते हुए कहा, जब मुझे होश आया तो मैं एक बंद पड़े गोदाम में थी। मेरे हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। मैं बहुत डर गई थी। मैंने उनसे मुझे छोड़ देने की भीख मांगी, लेकिन उन्हें मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। अगले दिन हरीश अपने उन्हीं दोस्तों के साथ आया। तीनों ने बहुत शराब पी रखी थी। उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मैं रोती रही, हाथ जोड़ती रही, लेकिन उन लोगों के दिल पत्थर बन चुके थे। उन्होंने मेरे साथ ऐसी दरिंदगी की जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। 5 दिनों तक उन्होंने मुझे उसी गोदाम में बंद रखा। मुझे ठीक से खाना भी नहीं दिया। जब भी मैं बेहोश होती, मुझ पर पानी डालकर मुझे फिर होश में लाते और मुझे दोबारा दर्द देते। मैं हर पल सिर्फ आपको और माँ को याद करती रही। मुझे यकीन था कि मेरे पापा मुझे ढूंढते हुए जरूर आएंगे, लेकिन वो जगह इतनी सुनसान थी कि मेरी आवाज़ किसी के पास नहीं पहुंच सकी। 5वें दिन उन्होंने मेरे शरीर पर चाकू से कई वार किए। शायद उन्हें लगा कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, सब कुछ अंधेरा हो गया। इतना कहते कहते सुहानी का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। डॉक्टर मनमोहन ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया और शांत रहने को कहा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। उन दरिंदों ने तुम्हें मरा हुआ समझकर नदी में फेंक दिया। उसी नदी से हमने तुम्हें बाहर निकाला। अगर भगवान ने उस दिन हमारी गाड़ी कुछ मिनट पहले या बाद में वहां भेजी होती तो शायद आज तुम हमारे बीच नहीं होती। पिछले 6 महीनों से तुम्हारी सांसें सिर्फ इसीलिए चल रही थी क्योंकि शायद भगवान चाहते थे कि तुम्हारे साथ हुए अपराध का सच एक दिन दुनिया के सामने आए। डॉक्टर की बात सुनते ही कैलाश जी ने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि उन दरिंदों को सजा दिलाने का संकल्प भी था। उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ क्यों न हो जाए, लेकिन वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर ही दम लेंगे। सुहानी अपने पिता के कंधे पर सिर रखकर चुपचाप रोती रही। 6 महीने तक अपने भीतर दबा कर रखा हुआ दर्द आज आंसुओं के साथ बाहर निकल रहा था, लेकिन उसके मन में एक डर अभी भी बाकी था। क्या समाज उसे समझेगा? उसके शरीर के घाव भरने लगे थे, लेकिन उसके मन पर लगे घाव हर रात फिर से हरे हो जाते।
रात होते ही वो डर कर उठ बैठती, कभी अचानक चीख पड़ती, नहीं मुझे मत छुओ, पापा मुझे बचा लो, और कांपते हुए कमरे के कोने में सिमट जाती। कैलाश जी उस समय उसे अपने सीने से लगा लेते, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते, डर मत बेटी, अब कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। कई बार सुहानी खुद को आईने में देखती और फूट फूट कर रो पड़ती। वो अपने पापा से कहती, पापा अब मैं पहले जैसी नहीं रही, मैं आपकी बेटी कहलाने लायक नहीं रही। ये सुनते ही कैलाश जी ने उसकी दोनों हथेलियों को अपने हाथों में लेकर कहा, चुप हो जा मेरी बच्ची, गलती तेरी नहीं है, पाप उन दरिंदों ने किया है। तू आज भी उतनी ही पवित्र है जितनी उस दिन थी जब पहली बार मैंने तुझे अपनी गोद में लिया था। कोई भी बेटी किसी अपराधी के अपराध की वजह से छोटी नहीं हो जाती। तू हमारा गर्व थी है और हमेशा रहेगी। ये सुनकर सुहानी अपने पिता के गले लगकर देर तक रोती रही। उस दिन पहली बार उसे लगा कि उसके अपने लोग उसके साथ खड़े हैं। डॉक्टर मनमोहन ने जब देखा कि सुहानी अब थोड़ा बोलने और चलने लगी है, तो उन्होंने कैलाश जी से कहा, अब इसे घर ले जाइए, परिवार का प्यार इसे सबसे जल्दी ठीक करेगा, बाकी इलाज मैं समय समय पर करता रहूँगा। कैलाश जी ने डॉक्टर के पैरों की ओर झुकना चाहा, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत उन्हें रोक दिया। उन्होंने भावुक होकर कहा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अगर आप उस दिन ट्रेन में मुझसे नहीं मिलते तो शायद ये बच्ची कभी अपने परिवार तक नहीं पहुंच पाती। कैलाश जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर साहब, आपने मेरी बेटी को दूसरा जन्म दिया है। आपका ये उपकार मैं 7 जन्मों तक नहीं चुका सकता। डॉक्टर मुस्कुरा दिए और बोले, अगर मेरा धन्यवाद करना है तो अपनी बेटी को कभी अकेला मत छोड़िए। उसे ये एहसास दिलाइए कि वो किसी की गलती की सजा नहीं, बल्कि भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कुछ ही दिनों बाद कैलाश जी अपनी बेटी को लेकर घर लौटे। जैसे ही गाड़ी घर के सामने रुकी, अनामिका जी दौड़ती हुई बाहर आई। महीनों से जिस पल का इंतजार था वो आज उनकी आंखों के सामने खड़ा था। सुहानी बहुत कमजोर हो चुकी थी, उसके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। अनामिका जी ने उसे देखते ही अपनी बाहों में भर लिया। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपटकर इस तरह रो रही थी जैसे वर्षों का बिछड़ापन आज खत्म हुआ हो। घर का हर कोना उनकी सिसकियों से भर गया। पड़ोस के लोग भी ये दृश्य देखकर इकट्ठा हो गया। वही लोग जिन्होंने 6 महीने पहले कहा था कि लड़की किसी के साथ भाग गई होगी, आज शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैलाश जी की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। कैलाश जी ने किसी से कुछ नहीं कहा। वो जानते थे कि समय ने ही सबको सबसे बड़ा जवाब दे दिया है। उस रात कैलाश जी ने अनामिका जी को कमरे में बैठाकर पूरी सच्चाई बता दी। जैसे जैसे वो एक एक बात बताते गए, अनामिका जी का चेहरा सफ़ेद पड़ता गया। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के साथ 5 दिनों तक अमानवीय अत्याचार हुआ और फिर उसे मरा हुआ समझकर नदी में फेंक दिया गया था, तो उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। बार बार बस एक ही बात कह रही थी, हे भगवान, मेरी बच्ची ने इतना दर्द अकेले कैसे सह लिया। मैं उसकी माँ होकर भी उसे बचा नहीं सकी। कैलाश जी ने उन्हें संभालते हुए कहा, अब रोने का समय खत्म हो चुका है। अब हमारी बेटी को इंसाफ दिलाने का समय है। अगर हम भी डर गए तो उन दरिंदों का हौसला और बढ़ जाएगा। ये सुनते ही अनामिका जी ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ आवाज में कहा, हाँ, अब मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। जिसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है उसे कानून के सामने झुकना ही होगा। अगली सुबह पूरा परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचा। इस बार कैलाश जी पहले वाले बेबस पिता नहीं थे। उनके हाथ में डॉक्टर मनमोहन द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो था, मेडिकल रिपोर्ट थी और सुहानी का बयान भी था। पुलिस अधिकारियों ने जब सारे सबूत देखे तो उनके चेहरे उतर गए। वही थाना जहां 6 महीने पहले उनकी शिकायत तक नहीं लिखी गई थी, आज पूरी गंभीरता से मामला दर्ज कर रहा था। हरीश और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की टीम उन्हें गिरफ्तार करने निकल पड़ी।
गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। सरपंच जी, जो कभी चौपाल में बैठकर कैलाश जी को ताने देते थे कि तुम्हारी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई, जब उन्हें पता चला कि उनकी अपनी औलाद ने ऐसा घिनौना अपराध किया है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ किसी पर बिना सच जाने उंगली उठाना कितना बड़ा पाप होता है। उनकी आंखों के सामने अपने बेटे का बचपन घूमने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सच उनके दरवाजे तक पहुंच चुका था और अब उससे बचना संभव नहीं था। उधर सुहानी अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी दूर आसमान को देख रही थी। उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, क्या उसे कभी फिर से सामान्य जीवन मिलेगा? क्या लोग उसे सम्मान की नज़र से देखेंगे? तभी पीछे से कैलाश जी उसके पास आए, उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, दुनिया कुछ भी कहे लेकिन तू सिर उठाकर जिएगी। शर्म तुझे नहीं, उन अपराधियों को आनी चाहिए। तू टूटी नहीं है, तू लड़कर वापस लौटी है और अब तेरा पापा हर कदम पर तेरे साथ खड़ा रहेगा। ये सुनकर सुहानी की आंखों से आंसू बह निकले। सुहानी के बयान के बाद पूरे जिले में हलचल मच गई। गांव के लोग भी अब धीरे धीरे जान चुके थे। जो लोग 6 महीने पहले चौपाल पर बैठकर कैलाश जी की बेटी को बदनाम कर रहे थे, वही लोग आज शर्म से सिर झुकाकर एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। हर गली में बस एक ही चर्चा थी, हमने बिना सच जाने एक बाप और उसकी बेटी पर कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया। कई औरतें अनामिका जी के घर पहुंची, उनकी आंखों में पछतावा था। किसी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी तो किसी ने रोते हुए कहा, बहन हमें माफ कर दो, हमने भी लोगों की बातों में आकर तुम्हारी बेटी को गलत समझ लिया। अनामिका जी ने सिर्फ इतना कहा, जब किसी की बेटी अचानक गायब हो जाए तो उस पर इल्जाम लगाने से पहले उसे ढूंढने की कोशिश करना, शायद किसी और माँ की गोद उजड़ने से बच जाए। उनकी ये बात सुनकर वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। उधर सरपंच जी के घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जिस बेटे पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व था, आज उसी के नाम से उन्हें घृणा होने लगी थी। जब पुलिस उनके घर पहुंची और हरीश को गिरफ्तार करने लगी, तब पहली बार सरपंच जी ने अपने बेटे की आंखों में देखा। हरीश बार बार अपने पिता से कह रहा था, पिताजी मुझे बचा लीजिए, मैं आपका बेटा हूँ, आप चाहे तो पूरा मामला दबा सकते हैं। लेकिन सरपंच जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने भारी आवाज में कहा, जिस दिन मैंने कैलाश की बेटी पर बिना सच जाने शक किया था, उसी दिन भगवान ने मेरी परीक्षा लिख दी थी। मुझे लगा था मेरा बेटा कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन आज तूने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। तूने सिर्फ एक बेटी की जिंदगी नहीं उजाड़ी, बल्कि मुझे भी जीते जी मार दिया। अगर आज भी मैं तुझे बचाने की कोशिश करूं, तो मैं भी तेरे अपराध में बराबर का भागीदार बन जाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने खुद पुलिस से कहा, इसे ले जाइए, कानून जो सजा देगा वही इसके लिए सबसे सही होगी। आज से मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। ये सुनते ही हरीश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे अपने पिता की ताकत पर सबसे ज्यादा घमंड था, आज उसी पिता ने न्याय का साथ चुना था। कुछ ही दिनों में अदालत में सुनवाई शुरू हुई। डॉक्टर मनमोहन ने अदालत में खड़े होकर पूरी घटना बताई कि किस तरह उन्होंने नदी से सुहानी को निकाला था और कई महीनों तक उसका इलाज किया। मेडिकल रिपोर्ट ने भी साफ कर दिया कि उसके साथ गंभीर अत्याचार हुआ था। अदालत में जब सुहानी का वीडियो बयान चलाया गया, तो वहां मौजूद कई लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। कैलाश जी अपनी बेटी का हाथ थामे पूरे समय उसके साथ खड़े रहे। जब भी सुहानी की आवाज कांपती, कैलाश जी उसकी ओर देखकर कहते, डर मत बेटा, सच कभी हारता नहीं। उनकी ये बात सुनकर सुहानी को भी हिम्मत मिलती रही। दूसरी ओर हरीश और उसके साथी सिर झुकाए खड़े थे। अब उनके पास अपने अपराध से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद उन्हें कठोर सजा सुनाई। फैसला सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। कैलाश जी और अनामिका जी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू हार के नहीं बल्कि इस संतोष के थे कि उनकी बेटी की आवाज़ आखिरकार सुनी गई। सुहानी अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई थी। उसे अब भी रातों में डरावने सपने आते थे। अनामिका जी हर बार उसे सीने से लगा लेती और कहती,
बेटा बीता हुआ दर्द कभी नहीं मिटता, लेकिन अपने लोगों का साथ उसे सहने की ताकत जरूर दे देता है। तू अकेली नहीं है, हम दोनों तेरे साथ हैं। धीरे धीरे सुहानी ने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। कॉलेज जाने से पहले उसके कदम कांप रहे थे। उसे डर था कि लोग उसे देखकर फुसफुसाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे या उसे दया की नज़रों से देखेंगे। लेकिन जब वो कॉलेज पहुंची तो उसकी कुछ सहेलियां दौड़कर उसके गले लग गईं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अपनापन था। पहली बार सुहानी को लगा कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं। कुछ समय बाद कॉलेज में छात्राओं की सुरक्षा और समाज की सोच पर एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। प्राचार्य ने सुहानी से मंच पर आकर कुछ शब्द कहने का आग्रह किया। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन कैलाश जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अगर तेरी आवाज़ से एक भी परिवार की सोच बदल गई तो समझना तेरे दर्द का एक बड़ा उद्देश्य पूरा हो गया। सुहानी कांपते कदमों से मंच पर पहुंची। पूरा हॉल बिल्कुल शांत था। उसने माइक्रोफोन पकड़ा, कुछ पल तक अपनी आंखों के आंसू रोके और फिर बोली, मेरा नाम सुहानी है। कुछ महीने पहले मैं अचानक गायब हो गई थी। मेरे माँ बाप मुझे हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन समाज ने मुझे ढूंढने के बजाय मेरे चरित्र का फैसला सुना दिया। किसी ने नहीं पूछा कि शायद मेरे साथ कुछ गलत हुआ होगा। सबने मान लिया कि मैं किसी के साथ भाग गई। आज मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। हर लड़की घर से भागती नहीं है, कई बार वो किसी अपराध का शिकार होती है। इसीलिए अगली बार जब किसी बेटी के बारे में ऐसी खबर सुने तो उस पर उंगली उठाने से पहले उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए। उसके माँ बाप का हाथ पकड़िए, क्योंकि उन्हें तानों की नहीं, सहारे की ज़रूरत होती है। ये कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई। पूरे हॉल में बैठे लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। उस दिन सुहानी सिर्फ अपनी कहानी नहीं सुना रही थी, बल्कि उन अनगिनत बेटियों की आवाज़ बन चुकी थी, जिन्हें समाज बिना सच जाने दोषी ठहरा देता है। कार्यक्रम के बाद कई लोग कैलाश जी के पास आए, वही लोग जिन्होंने कभी चौपाल पर बैठकर उनकी बेटी पर सवाल उठाए थे, आज उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। एक बुजुर्ग ने रोते हुए कहा, कैलाश, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारा दर्द समझने की कोशिश ही नहीं की। हम भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने तुम्हारी बेटी पर इल्ज़ाम लगाया। आज समझ आया कि शब्दों के घाव कितने गहरे होते हैं। कैलाश जी ने उनकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, मैंने आपको बहुत पहले माफ़ कर दिया था, लेकिन एक वादा कीजिए, अगर कल किसी और की बेटी गायब हो जाए तो उसे बदनाम मत कीजिए, उसे ढूंढने में उनका साथ दीजिए। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति ने सिर झुकाकर ये वादा किया। उस दिन पूरे गांव ने मानो अपनी सोच बदलने की कसम खा ली। सरपंच भी वहाँ मौजूद थे। उनका चेहरा शर्म और पश्चाताप से झुका हुआ था। उन्होंने मंच पर आकर सबके सामने कहा, मैंने अपनी ताकत के घमंड में एक बेगुनाह बेटी और उसके पिता को अपमानित किया। भगवान ने मुझे उसी गलती की सबसे बड़ी सजा दी। आज मैं पूरे गांव से कहता हूँ कि किसी भी बेटी के बारे में बिना सच जाने कभी फैसला मत करना। धीरे धीरे सुहानी ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने निश्चय किया कि वो अपना जीवन उन महिलाओं और बेटियों की मदद करने में लगाएगी जो किसी अपराध के बाद समाज की गलत सोच का सामना करती हैं। डॉक्टर मनमोहन समय समय पर उससे मिलने आते। वो हमेशा कहते, बेटा, मैंने उस दिन सिर्फ एक जान बचाई थी, लेकिन आज तुम न जाने कितनी जिंदगियों को जीने की उम्मीद दे रही हो। सुहानी उनके चरण छूती और कहती, अगर उस दिन आप मुझे नदी से बाहर ना निकालते तो मैं आज यहाँ पर नहीं होती। आप मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता हैं। डॉक्टर मुस्कुरा देती, लेकिन उनके मन में भी अपनी बेटी जैसी उस बच्ची के लिए गर्व भर जाता। एक शाम कैलाश जी अपने घर के आंगन में बैठे थे। सूरज ढल रहा था। सामने सुहानी और अनामिका जी हंसते हुए पौधों में पानी डाल रही थी। महीनों बाद उस घर में फिर से हंसी गूंज रही थी। कैलाश जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आसमान की ओर देखकर भगवान का धन्यवाद किया और मन ही मन कहा, मेरी बेटी टूटी नहीं, वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर लौटी है। तभी सुहानी उनके पास आई, उनके कंधे पर सिर रखकर बोली,
पापा, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसीलिए मैं आज जिंदा हूँ। अगर उस दिन आप भी लोगों की बातों पर विश्वास कर लेते तो शायद मैं कभी वापस नहीं आ पाती। कैलाश जी ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, दुनिया कुछ भी कहे लेकिन एक पिता अपनी बेटी को सबसे अच्छी तरह जानता है। मुझे हमेशा पता था कि मेरी बेटी गलत नहीं हो सकती। उस दिन के बाद जब भी गांव में किसी लड़की के बारे में कोई अफवाह फैलती तो लोग एक दूसरे से सिर्फ एक ही बात कहते, बिना सच जाने किसी बेटी के चरित्र पर उंगली मत उठाओ, क्योंकि हर लड़की घर से भागती नहीं है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।